नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, बिहार बजट आ गया। हमारे लिए क्या है बिहार बजट में जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति रिलेवेंट हो, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे बने, और साथ ही साथ यह बजट किस प्रकार से हमारे बिहार को किस तरफ ले जा रहा है, आज के सेशन में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस बजट पे दिया था, लगभग 10-12 मिनट का, लेकिन आज के सेशन में हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे हमारे इस बजट का और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आयोग जो है यहां से पूछ सकता है। मेरी बातों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ एक नोटबुक लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि थोड़ा सा जो बजट होता है, खासकर जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो परेशान करने वाला होता है, क्योंकि एक्चुअल में हमें फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये इसमें क्या क्या चीजें हो जाती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ऐसे तमाम तरह के कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम समझ पाने में थोड़ी सी मुश्किलात होती है। तो आज के सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी जानकारियां आप सबको प्रदान करूं। तो चलिए, बिहार बजट 2025 मेरे समक्ष दो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। एक तरफ सम्राट चौधरी जो कि बिहार सरकार में वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जो कि बिहार सरकार में हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार के नेता और मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं अब हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। आइए, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे बजट के बारे में, तो ये हमारे सामने बजट है। ये कुछ नंबर है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, चिंता मत कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक स्लाइड पे मैंने हिंदी में, वहीं दूसरे स्लाइड पे इसी का इंग्लिश मैंने लिखा है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझने वाला टॉपिक है। सबसे पहले अगर आप देखिएगा इस बार का बजट एस्टिमेट जो कि 2025-26 का, यानी कि अगले हमारे अपकमिंग ईयर्स के लिए है, इसमें सबसे पहला लाइन जो है यह है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का लाइन। ये हमारा लाइन किसका है? तो ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा लाइन जो है ये है टोटल एक्सपेंडिचर का लाइन। नाउ द कंसर्न इज कि भाई ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, या जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कुल व्यय। कुल व्यय क्या होता है? तो इसका मतलब यह हुआ कि सम ऑफ ऑल द मनी, यानी कि जितने भी पैसे खर्च किए गए हैं सरकार के द्वारा, प्लान करेंगे, मतलब सरकार जो है कितने रुपए खर्च करने का प्लान कर रही है फॉर अ अपकमिंग ईयर, या फिर फॉर अ अपकमिंग ईयर जो कि हमारा 2025-26 का है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कितना कर रहे हैं? तो यह तकरीबन हमारा है कितना करोड़? तो 3,16,895 करोड़। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिगर है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये 700 पेज का लगभग बजट है, तो उसको मैंने काट छाट करके आपके समक्ष बहुत ही कम शब्दों में रखा है। इसके अलावा इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि स्कीम एक्सपेंडिचर, यानी कि एक स्कीम, बहुत बिहार सरकार राज्य की जो स्कीमें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे कि मान के चले कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम्स में कितना खर्च है भाई? तो इस स्कीम्स में सरकार ने बोला है कि भाई अपकमिंग ईयर में हम 1,16,759.6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। साथ ही साथ एस्टेब्लिश्ड एंड कमिटी एक्सपेंडिचर जो है, इसमें सरकार का 2,135,000.42 करोड़ जो है खर्च होगा। अब ये जो कमिटी एक्सपेंडिचर है, कमिटी एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आएगा कि कमिटी एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कमिटी एक्सपेंडिचर की बात जब हम करते हैं तो कमिटी एक्सपेंडिचर वैसे खर्चों को हम कहते हैं जिन खर्चों में जो सरकार होती है वो उसके लिए, मतलब समझिए कि एक एग्रीमेंट साइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग कल के डेट में बिहार सरकार में अधिकारी बन जाएगा बीपीएससी एग्जाम क्लियर करके, तो उसमें क्या होगा? सरकार ऑब्जिलेटरी होगी कि सरकार जो है आपको पेमेंट करेगी, क्योंकि आपके साथ सरकार का एक एग्रीमेंट साइन है कि एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, डिस्पाइट की फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो, कि सरकार ऑब्लिगेटरी है कि आपकी सैलरी जो है समय पर दे। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं कमिटी एक्सपेंडिचर। इसमें से सैलरी जो है, सैलरी में सरकार कितना खर्च कर रही है? तो 81,473 करोड़, जिसमें से अगर हम लोग बात करते हैं एस्टेब्लिश एंड कमिटी की बात अगर हम करते हैं तो इतना इसको खर्च करना ही करना है। साथ ही साथ एनुअल स्कीम में, ग्रांट इन एड सैलरी में, इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी में, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। पेंशन में जो बिहार सरकार के अंतर्गत है इतना खर्च होना है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंशन में कितना हो रहा है। इंटरेस्ट
जो सरकार लोन वगैरह ले रखी है उसको ऑब्लिगेटरी है पे करना, उसके लिए इतना करोड़ रुपए खर्च, साथ ही साथ रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट जो है ये इसका इतना पेमेंट करना, और तकरीबन इतना अमाउंट जो है यानी कि 1,60,696 करोड़ जो है ये कमिटी एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ गया है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे चिंता ना करें, हिंदी में यहां पे वो सारी की सारी चीजें जो है वही सेम चीजें जानकारी जो है मैंने हिंदी में एकदम डाल दिया है। क्लास की पीडीएफ जो है मैं आपको प्रदान कर दूंगा, कहां से मिलेगा पीडीएफ क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। अब देखिएगा टोटल रिसिप्ट क्या होता है। तो जब हम लोग टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ इनकम और रेवेन्यू रिसीव्ड, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा कितना अमाउंट जो है वो उसको रिसीव हुआ, उसकी आय कितनी हुई है वो जिक्र कर रहा है हमारा टोटल रिसिप्ट के बारे में कि टोटल अमाउंट कितनी आय हुई है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को एड ऑन करके अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन 3,17,094.63 करोड़ के आसपास है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये हमारा 2,60,831.44 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1 और 2, इसमें अगर हम देखते हैं कि स्टेट का शेयर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारी इनकम है राज्य सरकार की वो कहां से हुई है, तो अगर हम देखें तो सेंट्रल जो है जो टैक्स है सेंट्रलाइज टैक्स है, तो स्टेट का शेयर कहां से, तो सेंट्रल टैक्स से तकरीबन 1,38,515 है। वहीं ग्रांट्स जो है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान सरकार को मिले हैं वो तकरीबन 54,575.02 करोड़ मिले हैं। इसके साथ ही साथ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो यह 59,520 करोड़ के आसपास है, और स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात अगर हम करते हैं तो यह 8,220.57 करोड़ के आसपास आपको नजर आ जाती है। यही चीजें आपके यहां पे हिंदी में भी लिखी हुई है, तो कोई भी बच्चा हिंदी इंग्लिश को लेकर के परेशान नहीं होगा। मैं काफी वीडियोस में देख रहा था, बहुत सारे बच्चे थे जो कमेंट कर रहे थे सर हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, सर हम लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, क्योंकि तो उनको दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार इंपॉर्टेंट सेशन है तो इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ले आता हूं, क्योंकि हो रहा था मेरी रेगुलर सेशन 10 बजे चलती है वो तो मैं दोनों भाषा में कराता हूं, लेकिन जो ऐसे जेनरिक होते हैं ज्यादातर मैं हिंदी में करा देता हूं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो दोनों भाषाओं में आपको करा दे ताकि आप लोग को इससे फायदा हो और आप लोग इसका बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमाइज तरीके से कर सके। इसके अलावा स्टेट का ओन टैक्स यानी कि जो हमारा राज्य है उस राज्य का भी अपना एक ओन टैक्स है, तो वहां से भी राज्य को कमाई हो रही है। तो जिसमें से अगर हम बात करते हैं हमारे कमर्शियल टैक्स के बारे में तो तकरीबन 46,500 करोड़ रुपए जो है हमारे कमर्शियल टैक्स में कमाई हुई है। वहीं स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स की बात करते हैं तो यहां पे तकरीबन हमारा 8,250, ट्रांसपोर्ट से हमारी कमाई 4,070 करोड़, और लैंड रेवेन्यू से 700 करोड़, और ये तकरीबन हमारी टोटल कमाई है। तो ये टोटल वाला जो पोर्शन है ना इसको एक जगह आप लोग लिखते चलिएगा। इसके साथ ही साथ जो है स्टेट का मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं रिसीव फ्रॉम झारखंड स्टेट ड्यू टू पेंशन शेयर लायबिलिटी, यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि झारखंड से कुछ आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो माइंस में काम करने वाले, पहले तो बिहार झारखंड एक ही राज्य था, तो अब अलग होने के साथ साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो दोनों राज्यों को करते, तो इसमें कुछ पैसे कहां से आते हैं, तो झारखंड स्टेट से आते हैं। क्यों, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो माइंस में सरकारी कर्मचारी थे, माइंस तो चला गया उधर, तो बिहार सरकार कहां से देगी पेंशन, तो इसके अंतर्गत जो है झारखंड स्टेट से कुछ पेंशन आते हैं, ये तकरीबन 825.14 करोड़ आता है। माइंस से ये तकरीबन 3,850 करोड़ आते हैं। इंटरेस्ट रिसिप्ट से, इसमें से अगर हम लोग देखें टोटल की बात तो टोटल तकरीबन 8,220.257 करोड़ के आसपास नजर आते हैं। ये हमारे बिहार का मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो कर नहीं, जो कि हमारे हम कह सकते हैं एक प्रकार से इंटरेस्ट, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हम लोग लेते हैं, जो सरकार फैसिलिटी मुहैया कराती है, उनसे इनका इनकम हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी चीज को हिंदी में दिया गया है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं अगले पेज में हिंदी में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं अगर हमारा कैपिटल रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट यानी कि हम बोरो कितना कर रहे हैं, कितना हम कर्ज मतलब आसान भाषा में समझिए ले रहे हैं, बोरो कितना कर पा रहे हैं, या कितना दोस्तों अगर हम देखते हैं कि उधार हम कितना ले रहे हैं, तो उधार तकरीबन हम 55,737.79 करोड़ रुपए का हम लोग उधार ले रहे हैं, और कर्ज की वापसी में हमारा 525.40 करोड़ जो है यह तकरीबन जो है चला जा रहा है। इसके अलावा कुल व्यय की बात अगर हम लोग करते हैं यानी कि जिसकी बात अगर हम करते हैं
कि हमारा कुल व्यय कितना है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा खर्चा कितना है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब यह होता है कि कितना हमारा खर्चा है, कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल हमारा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट इन अ डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि जो हमारे राज्य को चलाने के लिए जो सरकार अब कितने पैसे खर्च कर रही है उसको हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ हमारा, कि हमारा सरकार जो है कितना खर्च कर रहा है वो हमारा कहलाता है टोटल एक्सपेंडिचर। इसकी बात अगर हम करते हैं तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तकरीबन जो है इसमें अगर हम देखें तो 2,52,000 का है, जिसमें से सैलरी में हम लोग कितना, तो 81,473.45 करोड़। ग्रांट फॉर नॉन सैलरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इसका दिमाग रखिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा इतना है। साथ ही साथ ग्रांट जो है नॉन सैलरी का, ये सब आपके बस समझाने के लिए आपको बता रहे, लेकिन ये जो ऊपर वाले जो हाईलाइटेड पॉइंट है जो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए, इनको आप लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि यहां से जो है आपके एग्जाम के समक्ष जो है क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखते हुए चलते हुए चलना होता है, ठीक है। आइए अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नजर आया, साथ ही साथ ग्रांट्स जो है जो हमारे नॉन सैलरी पे जा रहा है, या फिर जो हमारा एसेट क्रिएशन पे, पेंशन में, इंटरेस्ट पेमेंट पे, स्कॉलरशिप हम लोग मुहैया कराते हैं, सब्सिडीज देते हैं, कैश, और हम कह सकते हैं कि मेटेरियल असिस्टेंट डिजास्टर्स वगैरह में हमारा खर्च होता है। तो ये सब सारी चीजें हमें यहां पर नजर आ जाती है। इन्हीं चीजों को हिंदी में लिखा गया है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात अगर हम लोग करते हैं, यानी कि जिसको अगर हम बात करते हैं कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात अगर हम लोग करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखते हैं तो पब्लिक डेप्ट हमारा कितना है तकरीबन, तो ये हमारा 64,894.76 करोड़ जो है ये हमारा क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है कि क्या हमारा इनकम हो रहा है या हमारा नहीं हो रहा, तो देखिए रिसिप्ट हमारा क्या है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा खर्च है। तो अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो है हम लोग सरप्लस में रहे, रेवेन्यू सरप्लस में रहे हैं, और ये सरप्लस कितना परसेंट रहा है, तो 0.80% जो है ये हमारा सरप्लस पे रहा है। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है, यानी कि प्रॉफिट मान के चलिए। इसके अलावा टोटल नॉन डेप्ट एक्सपेंडिचर, और ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, तो ये हमारा कहलाता है भाई राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हमारा कितना रहा है, तो कुल गैर ऋण, यानी कि हमारे ऊपर जो कर्ज है इसमें से कुल गैर ऋण आय जितना हो इसको घटा देंगे, तो ये तकरीबन हमारा 2.98% रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, राजस्व बचत 0.80%, राजस्व घाटा 2.98% जो है ये हमारा घाटा रहा है, और ये हमारा क्या रहा है, तो ये हमारा बजट रहा। बोलेगा सर कि यार हम यहां प्रॉफिट बता रहे हैं, यहां कैसे लॉस हो गया, तो सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि जो ये इस एक आसान भाषा में समझाते हैं नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, कि एक साल की बात नहीं है ना, इतने सालों से तो बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा कर्ज है, उसको भी तो चुकाना है ना, तो इस कारण से ये चीज यहां पे आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल व्यय बजट अनुमान तकरीबन कितना है, तो 3,16,895 करोड़ रुपए है। जो वित्तीय वर्ष 2024 के बजट के अनुमान जो कितना था हमारा, 2,78,725 करोड़ रुपए से 38 करोड़, ये ध्यान रखना है इतना अधिक है, तो 38 करोड़ 169.30 जो है, इतना हम लोग आगे रहे, अधिक रहे हमारे अनुमान से, तो बढ़िया है, प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष जो हमारा 2025-26 था, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिएगा, इंग्लिश वालों के लिए यहां पे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, इसमें जो है स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान जो है तकरीबन कितना था, तो 2,135 करोड़ रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान 1,78,706 करोड़ रुपए से कितना अधिक है, तो 21,429.33 करोड़ रुपए अधिक हमें नजर आ जाता है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष जो हमारा 2025-26 का वार्षिक स्कीम का अगर हम बात करें, कुल बजट अनुमान जो है तकरीबन कितना है, तो 1,16,750 करोड़ रुपए है। और सुशासन के कार्यक्रम के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा सुशासन है इसके कार्यक्रम के लिए 2020 से 25 के बीच में आत्मनिर्भर बिहार, यानी कि सेल्फ रिलायंट बिहार के 7 निश्चय योजना जो हमारा 2.0 है 2020 से 2025 का, उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल
कुल बजट प्रावधान जो है ये तकरीबन 5,972 करोड़ रुपए किए गए हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब क्या है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो कि हमारा फाइनेंशियल है 2025-26 का एस्टिमेट किया गया है कितना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जो कि सरकार को कितना उसके डे टू डे लाइफ को या डे टू डे जो हमारा ऑपरेशन है उसको लगाने में जो खर्च हो रहा है वो तकरीबन 2,52,000 रुपए था, जो कि अभी 26,352 करोड़ ज्यादा है 2,25,000 करोड़ से, जो कि 2024-25 के बजट का एस्टिमेट था। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात अगर हम लोग करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा 2025-26 का था वो तकरीबन 64,894.76 करोड़ था, और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारे इस बार का वो 2,52,000 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 64,894 करोड़ है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बताते चले कि हमारा जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय जो है क्रमशः अगर हम लोग बात करते हैं तो 2,52,000.26 करोड़, साथ ही साथ 64,894.76 करोड़ जो है अनुमानित किया गया है, जो कि कुल अनुमानित व्यय के 3,16,895 करोड़ रुपए का क्रमशः 69.52 एवं 20.48% हमें नजर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ एक्सपेंडिचर्स भी हैं, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं 2025-26 में, तो जिसमें अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का, तो ये हमारा कितना है, जो भी लेटर्स यहां पे बोल्ड में लिखेंगे उसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ये हमारा कितना है, तो 2,06,818 करोड़, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, तो 1,10,076.48 करोड़, और टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा है ये कितना है, तो 3,16,895 करोड़। साथ ही साथ जो परसेंट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, ये तकरीबन कितना है, तो 65.26 और 34.76। इसके अलावा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात अगर हम लोग करते हैं कि कितना हमारा कुल जो हमारा रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, अगर कुल जो हमारा व्यय हुआ उसकी बात अगर हम लोग करते हैं, इनकम जो हुआ हमारा 2,60,831 करोड़, और जो कि हमारे अगर देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में इस बार 34,033.44 करोड़ जो है हमें ज्यादा नजर आ रहा है। स्टेट का यानी कि राज्य का ओन जो टैक्स रेवेन्यू है वो 2025-26 में इतना था, और इस बार इसमें भी हम लोग 5,220 जो है ज्यादा, यानी कि जो हमारे राज्य का टैक्स का रेवेन्यू है उसमें भी हमने ज्यादा एकत्रित किया है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात अगर हम लोग करते हैं, इसमें भी हमने तकरीबन 894.71 करोड़ जो है ये पिछले साल की तुलना में हमने ज्यादा किया है। वही चीजें यहां पे हिंदी में लिखी गई है, तो चिंता करने की बात नहीं है। पहले एक स्लाइड हिंदी एक स्लाइड इंग्लिश इस प्रकार से मैंने डाल रखा है, तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। इसके अलावा जो राज्य का शेयर है सेंटर के टैक्सेस में, जो हमारा सेंटर का टैक्स है यानी कि जो हम कह सकते हैं कि हमारे केंद्र का टैक्स है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्टेट का शेयर जो सेंटर के टैक्स में है वो तकरीबन एस्टिमेटेड है 1,38,515.85 करोड़ में, जो कि 2025-26 में जो कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 25,503 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, किससे, तो पिछले साल की तुलना में। तो स्टेट का शेयर कहां पे, तो सेंट्रल के टैक्स के उसमें। इसके अलावा ग्रांट्स यानी कि जो हमें ग्रांट्स अनुदान जो हमें मिले हैं वो तकरीबन 54,575 है, जो कि 2,414 करोड़ ज्यादा है पिछले साल की तुलना में, क्योंकि पिछले साल हमारा कितना था, तो 52,160 जो था ये हमारे पिछले साल का था। साथ ही साथ स्टेट जो है इसका रेवेन्यू सरप्लस कितना रहा है, तो 8,831.18 करोड़ 2025-26 में, जो कि कितना, तो 0.80, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इतना हम लोग ज्यादा इस बार किए हैं। और फिस्कल डिफिसिट क्योंकि पिछले साल से कंपेयर हो रहा है, ये तकरीबन इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2.298%। ये दोनों परसेंट को दिमाग में रखिए, लिख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था।
इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट है, इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में भी यहां पे सारी चीजें दी गई है, तो इसको देखिए नंबरिंग के साथ हिंदी में दी गई, तो इसको लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो लोक ऋण का शेष जो है वो तकरीबन 3,52,819.11 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन के तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10,97,264 करोड़ रुपए का 32.25% है। साथ ही साथ अगर हम करें तो वर्ष 2025-26 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ जो लोक ऋण का शेष जो है ये इतना रहने का अनुमान है। इसके अलावा आपको हम बताते चले कि डिपार्टमेंट वाइज जो एनुअल स्कीम जो इस बार की रही है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा खर्च किस पे हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके इस बार बने हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा खर्च तकरीबन हमारे बजट का 19.44% जो है यह खर्च हुआ है, और साथ ही साथ 22,700 करोड़ रुपए जो है शिक्षा में सबसे ज्यादा खर्च है। तो हमारे बजट का लगभग 19.5% जो है यह शिक्षा में खर्च हुआ है। दूसरे स्थान की बात अगर हम लोग करते हैं तो दूसरे स्थान पे आता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग, इसमें तकरीबन हमारा 13.35%। तीसरे स्थान पे हमारा आता है हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य पे हमारा 8.9% मान के चलिए बजट का खर्च है। साथ ही साथ रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 7.5 दिन। इसके अलावा सामाजिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण विभाग या डिपार्टमेंट की बात करें तो 7.5 दिन। ये अरेंज ऑर्डर है कि इस पे कितना खर्च हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें तकरीबन 5.48। साथ ही साथ अगर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो 5.19 के आसपास खर्च हुए हैं। इसके अलावा रोड, इसमें अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर वाला 1, 2 और ये 9, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में कितना हमारा इस बार का है तो बजट का हमारा 2.40% जो है हमारा खर्च है एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारा राज्य एक एग्रीगेरियन स्टेट है, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में नजर आ जाते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि भाई रेवेन्यू सरप्लस की बात अगर हम लोग करते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस क्या है, तो रेवेन्यू सरप्लस या इसका मतलब यह हुआ कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारा व्यय है उससे ज्यादा है, और सरप्लस अमाउंट जो है इसको हम कहते हैं रेवेन्यू सरप्लस। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि राजस्व बचत क्या है, तो राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने के बाद जो अवशेष राशि बचती है उसको हम कहते हैं राजस्व बचत। यानी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व बचत जो कि हमारा 8,831.18 करोड़ रुपए के आसपास है, इस राजस्व हम कह सकते हैं कि अधिविशेष का उपयोग भौतिक अधिसंरचना में निवेश तथा सड़क, भवन, बिजली, विद्यालय और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए किया जाएगा। राजकोषीय घाटा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो अमाउंट लेफ्ट बाय सब्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें से अमाउंट को घटा देने के बाद जो रिकवर जो है लोन्स, एडवांसेस और रीपेमेंट पब्लिक डेप्ट से रिकवर करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बाद जो बचा है एस्टीमेट जो है वो हमारा कहला रहा है, वो तकरीबन हमारा कितना है कि 10,97,264 रुपए। इसके अलावा कैपिटल आउटले क्या होता है, तो इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो एक्सपेंडिचर है किस पे, क्रिएशन एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स, यानी कि जो हमारे एसेट्स हैं जिसकी बात अगर हम करते हैं तो पूंजीगत परिपक्व क्या होता है, तो संपत्तियों के सृजन और सुदृढ़ीकरण पर जो राशि व्यय की जाती है वह पूंजीगत परिपक्व कहलाती है, होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं डेप्ट मैनेजमेंट, अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट जो है स्टेट जीडीपी का, स्टेट जीएसडीपी का क्या है, तो ये आपके मेंटेन होता है विद द स्टैच्यूटरी लिमिट ऑफ 3% एज पर एफआरबीएम एक्ट के तहत किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हमारा फिस्कल मैनेजमेंट की बात अगर हम करें, जिसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि जो हमारा फिस्कल मैनेजमेंट है वो क्या है, तो बिहार जो है वन ऑफ दोज स्टेट विच हैव टेक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली। एंड इसके अलावा हम लोगों ने एफआरबीएम एक्ट जो है इसको हम लोगों ने लेटर स्प्लिट किया, और इसके लिए बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल 2022 को हम लोगों ने इंप्लीमेंट करके काफी बेहतर तरीके से किया, और हम लोग गारंटी रेवेन्यू सरप्लस करते हैं, और ये जो है तकरीबन 2.98% जो है स्टेट जीडीपी का, जो कि एफआरबीएम लिमिट्स ऑफ 3% के आसपास आपको नजर आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि अमाउंट जो है
स्कीम्स में अगर हम कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या क्या है, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए, क्योंकि हमारे समाज का हर एक तबका को बढ़ने का जरूरत है और उसको अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। तो इसी के अंतर्गत जो है अनुसूचित जातियों की बात अगर हम करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए करणाकृत राशि जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाले राशि को अलग से लघु शीर्ष में, यानी कि ध्यान रखना इनको अलग से लघु शीर्ष प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि उक्त राशि का व्यय जो है अनुसूचित जातियों पर एवं अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के लाभ के लिए किया जाए और राशि का व्यय जो है अनंत नहीं किया जा सके। इसके अलावा वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत कुल तकरीबन 19,648 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई है, जो कि करणाकृत राशि से अधिक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं शिक्षा पे हमारा खर्च सबसे ज्यादा है, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए 60,964.87 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मदद में 57,207 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मदद में 3,757.42 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की बात अगर हम लोग करते हैं तो वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए तकरीबन 20,035.80 करोड़ बजट प्रावधानित है, जिसमें राजस्व मदद के लिए 19,033.77 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत मदद में 1,002 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये इस बार की हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन है। इसके अलावा हम लोगों ने रोड्स वगैरह डिपार्टमेंट में भी काफी बेहतर किया है और रोड्स डिपार्टमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये रोड डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एंड रूरल वर्क जो है ये इन्वॉल्व करता है इस सेक्टर में और 2025-26 के आसपास हम लोगों ने प्रपोज किया है एक्सपेंडिचर का, जो कि तकरीबन 17,908.18 करोड़ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और टोटल अमाउंट जो इंक्लूड इसमें है ये तकरीबन 3,000 करोड़ है। कौन से? ओपीआरएमसी मेंटेनेंस ऑफ रोड्स के लिए। साथ ही साथ जो हमारा वेलफेयर सेक्टर है, कल्याणकारी डिपार्टमेंट है, अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई तो प्रोविजन जो है रुपीस कितना, तो 13,368.47 करोड़ का किसके? वेलफेयर एससी एसटी के लिए। तो इसमें जो मॉनिटरी ओबीसी और एमबीसी और सोशल जो हमारा वेलफेयर है ईयर 2025-26 का वो यहां पे दिया गया है इस चीज के अंतर्गत। साथ ही साथ यहां पे हमारे बजट में कुछ और चीजों के ऊपर भी चर्चा की गई, जिसमें बताया गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है, जो कि निम्नलिखित राजकोषीय उपलब्धियों द्वारा प्रदर्शित हो रही है। कुछ 4 पॉइंट जो है बिहार सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और सम्राट चौधरी जी ने हमारे समक्ष रखा है। उनमें पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि वर्ष 2023-24 में 2,833.06 करोड़ रुपए का राजस्व अधिवेशन सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 0.33% था, जो कि राज्य की अच्छी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह सकल राज्य घरेलू उत्पादन 8,54,429 करोड़ रुपए का 4.1% है, जो कि 3% के निर्धारित अधिसीमा से अधिक है। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वृद्धि का कारण यहां पे पता चलता है कि इस वृद्धि का कारण वर्ष 2023-24 में ब्याज रहित ऋण के रूप में लगभग 8,814.80 करोड़ रुपए प्राप्त होना एवं पूर्व वर्षों के उच्चतम लेखा का समेकित निधि में समान होना भी बता रहा है। साथ ही साथ वर्ष 2023-24 के अंत में लोक ऋण, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो पब्लिक डेट लायबिलिटी जो है ये तकरीबन 2,80,083.89 करोड़ जो है, जो कि 32.78% थी जीएसडीपी की, जो कि तकरीबन 8,54,429 करोड़ जो था तकरीबन 2023-24 का था। और साथ ही साथ जो है 31 मार्च 2024 को पब्लिक डेट और अदर लायबिलिटी जो है 3,32,740 का है करोड़ का, जो कि 38.94% है जीडीपी का, और ये जो है किसके? प्रिस्क्राइब अंडर द लिमिट ऑफ 40.4% बाय द 15 फाइनेंशियल जो हमारा होगा उसके तहत। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रिपेमेंट जो है ये तकरीबन हमारा 9.11% है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 2023-24 का। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके अलावा बिहार बजट में और भी चीजें कही गई है, जिसमें कहा गया है, जैसे कि अगर आप देखेगा तो इस यहां पे एक लिस्ट दिया गया है कि आपके एस्टिमेट है और डिपार्टमेंट वाइज है। इसमें डिपार्टमेंट वाइज में एस्टेब्लिशमेंट कमेटी एक्सपेंडिचर किया गया, किसके लिए कितने किए जाएंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा शिक्षा जो है, शिक्षा में सबसे ज्यादा जा रहा है 19.24, ठीक है, ग्रांट्स अलॉटेड हुए हैं। उसके बाद आता है पेंशन का नंबर। पेंशन भी एक प्रकार का ग्रांट ही है, क्योंकि इसमें काम आप कर नहीं रहे हैं। देखिए कागज देखा जाए तो काम तो कर नहीं रहे हैं, काम नहीं ना कोई कर रहा, मतलब पेंशन है, पेंशन के अंतर्गत है, तो ये तकरीबन 10.54। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं तो 7.26। रीपेमेंट ऑफ लोन्स 7.20। हेल्थ की बात अगर हम लोग करते हैं तो 6.32। घर होम की बात करते हैं तो 5.63। रूरल डेवलपमेंट 5.8। एनर्जी यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में 4.26। अर्बन डेवलपिंग एंड हाउसिंग में 3.78। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए 3.56। रूरल वर्क्स को करने के लिए 3.50। सोशल वेलफेयर को बेहतर करने के लिए 2.77। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए 2.35 के आसपास किया गया है। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करते हैं 2.18। रोड कंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करते हैं 2.13। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात अगर हम करते हैं 1.57। फाइनेंशियल 1.15। एग्रीकल्चर में 1.1। पब्लिक हेल्थ, प्लानिंग, इंडस्ट्री, रेवेन्यू, SC/ST वेलफेयर, माइनर वाटर रिसोर्स, BC MBC वेलफेयर, एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स के लिए भी हम लोगों ने तकरीबन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, 0.56 करोड़ 0.56% जो है हमारा ग्रांट जो है इसके लिए अलॉट हुआ है। तो इस प्रकार से, इसके प्रकार से और भी अगर हम देखें तो लॉज वगैरह में हम लोग 0.53 इस प्रकार से नजर आएगा। लेजिस्लेचर में 0.10। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा एक डेटा है। इस डेटा के आधार पर हम अगर देख के चीजों को देख सकते हैं। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों ने 0.09% इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं विजिलेंस, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन डिपार्टमेंट्स का हम लोग देख सकते हैं कितना हम लोगों ने उसमें ग्रांट्स वगैरह की बात यहां पे कही गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार के बजट के बारे में, तो बिहार के बजट के बारे में अगर हम देखें तो हमारे बिहार के बजट में इस बार अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे दी गई है। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो बिहार में बजट जो है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के में कुल जो है कितना वृद्धि हुआ है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 38.169 के आसपास तकरीबन हमारा वृद्धि हुआ है। यह चीज ऑलरेडी हमने देखा है, जो कि पिछले साल तकरीबन 2,78,725.72 करोड़ था। इस बार 3,16,895.02 करोड़। तो ये वृद्धि वाला पॉइंट जो है इसको थोड़ा सब लोग दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो बजट में तकरीबन 13.69% की बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है। और इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया गया था। और यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के आकार पर 2,78,725.72 करोड़ से 38,169.30 करोड़ जो है यह अधिक है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यह जो बजट में हुई लगभग 13.69% जो है इसकी वृद्धि हुई। और साथ ही साथ बिहार के विकास को मिली तेज रफ्तार। और इससे क्या हुआ था, बिहार के विकास को तेज रफ्तार। और साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में तकरीबन 54,575.02 करोड़ प्राप्त अनुमान हुए, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान 52,160.62 करोड़ की तुलना में कितने अधिक है, तो 2,414.40 करोड़ जो है पिछले साल की तुलना में जो केंद्र से आया है उससे अधिक हमें नजर आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए बहुत सारी प्रमुख योजनाएं हैं, घोषणाएं की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि हमने महिलाओं को आरक्षण देकर के इनको पुलिस में तो ले आए। और आपको बताते चले कि हमारा बिहार राज्य जो है महिला पुलिस के मामले में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पे, जहां पे महिलाओं की संख्या पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित कराना हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। यानी कि जिसकी पोस्टिंग कहीं पे होगी तो उसके पोस्टिंग के आधार पर उसको जो है किया जाएगा। और उसकी पोस्टिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसको क्या किया जाएगा, उसकी पोस्टिंग के आधार पर उसको
मतलब बताया जाएगा कि भाई आपके घर के आसपास अगर कोई चीज है तो जहां पे भी उसकी पोस्टिंग है उसको रूम रेंट लेकर के या फिर उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। और राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए, यानी कि जो गरीब कन्या है उनके विवाह के लिए सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडपम निर्माण जो है यह करवाया जाएगा, ताकि उनका विवाह जो है बढ़िया तरीके से हो सके। तो महिलाओं के लिए भी बिहार सरकार ने इस बजट में बहुत कुछ दिया है। साथ ही साथ राज्य की महिलाओं के लिए कुछ और प्रमुख घोषणाएं हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। इस पिंक बस की खास बात क्या है कि यहां पे बस कंडक्टर, ड्राइवर और बस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे महिला होंगे। और महिला चालकों को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन के व्यवसायिक परिचालन हेतु जो है क्या किया जाएगा, तो कर देने का निर्णय जो है नगद अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें परीक्षण भी महिलाएं होंगी। और ये ट्रेन कौन करेंगी, तो महिलाएं जो हैं वही प्रशिक्षण देंगी। इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वास्थ्य से यानी कि हेल्थ से जुड़े हुए भी बहुत सारे फैक्ट्स इस बार नजर हमें आए हैं। आपको बताते चले कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का भी निर्माण कराया जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे अनुमंडल है उनमें अस्पताल के अलावा एक रेफरल हॉस्पिटल भी अगर रेफर किया गया, कोई मेजर प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोकथाम इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की भी स्थापना की जाएगी। और बिहार के बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना भी की जाएगी। तो इसके बारे में भी यहां पे हमें बताया गया, समझाया गया और बुझाया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं भी यहां पे बताई गई हैं। तो राज्य सरकार द्वारा लोग हम कह सकते हैं स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि निजी क्षेत्र में सहयोग से राज्य में एक नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के निजी जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है इनको भी ओपन अप किया जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा के स्थान पे भी किया जाएगा। इस चीज को भी याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्य के विभिन्न जिले में हवाई अड्डे का भी निर्माण किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जिसे शीघ्र ही अभी चालू किया जाएगा। इसके अलावा राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर, रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई जो है यह की जाएगी। इसके अलावा छोटे हवाई अड्डे तथा भागलपुर वाल्मीकि नगर, याद रखिएगा भागलपुर वाल्मीकि नगर, वीरपुर सुपौल में पड़ता है, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा हवाई अड्डे के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत जो है विकसित किया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो कृषि संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं घोषणाएं की गई हैं। तो राज्य में 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रारंभों के लिए, याद रखना है, आधुनिकीकरण के लिए कुल तकरीबन 1029 करोड़ रुपए की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और अन्य सभी बाजार समिति जो है प्रारंभ के कार्यशील किया जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा NCCF, नेफेड इत्यादि से संवत कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि दालों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए किए जाएंगे। इस चीज को भी ध्यानपूर्वक रखना है। साथ ही साथ सुधा के तर्ज पर, जैसे सुधा जो है, सुधा को जैसे कॉम्फर्ट चला रही है और ये डेयरी प्रोडक्ट का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड हमारे बिहार का है। और आज के रेट में सुधा की डिमांड तो क्या ही करना यार, हम तो ढूंढते रहते हैं दिल्ली में सुधा मिल जाए तो फिर तो भाई साहब मजा आ जाए। तो सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट। तरकारी सुधा आउटलेट क्या है, तो फॉर दोज स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता कि तरकारी क्या होता है, तो ग्रामीण भाषा में जो सब्जी होती है, वेजिटेबल होती है, उसको हम तरकारी कहते हैं। तो बेसिकली तरकारी सुधा आउटलेट जो है ये बेसिकली क्या है, तो वेजिटेबल्स के लिए एक आउटलेट है। जैसे दिल्ली वगैरह में आप देखिएगा सफल करके एक आउटलेट चलता है जो कि मदर डेयरी के साथ टाई अप करके है। तो वैसा ही कुछ जो है हम कह सकते हैं कि तरकारी सुधा आउटलेट जो है इसको ओपन अप किया जा रहा है, ताकि इसमें क्या किया जाए, तो इस तरकारी सुधा आउटलेट को ओपन अप किया जा रहा है। और इस ओपन अप करने के साथ साथ यहां पे चीजें जो है और बेहतर तरीके से यहां पे प्रबल होंगी।
साथ ही साथ आपको बताते चले कि किस सेक्टर को कितने फंड मिले हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए के आसपास दिए गए हैं। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितने, तो 1000 करोड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ कुछ 21 पॉइंट आपको एकदम शॉर्ट में आपको बता देते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति रिलेवेंट हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 1000 करोड़ और ग्राम और लघु उद्योग के लिए 395 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिजली कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परिवहन सेवा के लिए 30 करोड़ रुपए, सरकार कर्मचारियों के लिए 39 करोड़ रुपए जो है सरकार कर्मचारियों के लिए यहां पे हमें प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही साथ बजट में कुछ बड़े ऐलान जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, जो जहां से क्वेश्चन बनेंगे। बाजार समिति को सशक्त किया जा रहा है, याद रखिएगा, बाजार समितियों को क्या किया जा रहा है, तो बाजार समितियों को सशक्त किया जा रहा है, यानी कि जो हमारे बाजार समिति हैं उन बाजार समितियों को क्या किया जा रहा है, तो मजबूती प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने का स्टॉल, जिसको मैंने बताया कि तरकारी जो है या तरकारी जो सब्जी बेचने का, ताकि जो है जो जनता है जो है उसको ताजी सब्जी मिले और इस प्रकार के किसानों को भी फायदा मिले। और सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति का गठन जो है यह किया जाएगा। तो इस चीज को भी सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पटना में महिला हाट खोले जाएंगे, जिसमें महिलाओं के को एम्पावर करने के लिए बात कही जाएगी। तो पटना में जो है महिला और जो हाट जो है इसको ओपन अप भी किया जाएगा। साथ ही साथ गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण भी किया जाएगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो गरीब कन्या है उनकी शादी के लिए विवाह मंडप का भी निर्माण किया जाएगा। और महिलाओं के लिए जिम, ताकि महिला जो है सशक्त रहे, मजबूत रहे, और जो भी लड़का खुराफाती करे, जिम कर करके बॉडी बनाए, 4 थोपी मारे ऐसा लड़का को लड़का टे बोल जाए, तो महिलाओं के लिए जिम खोले जाएंगे ताकि महिला ट्रेनर्स भी मौजूद होंगे और महिला ट्रेनिंग जो है वो उनको ट्रेन करेंगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना। अब लड़का सबका क्या है, सुसु आया कहीं पे भी देखा, पता ही है आप लोग को, लेकिन लड़कियों को बड़ी समस्या होती है। तो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकार कंपनियों से कंप्रेस बायोगैस प्लांट की स्थापना कराएगी। दवा उत्पादन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन नीति बनेगी, इस चीज को ध्यान रखना है। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना, यानी कि जो छात्रावास है इसकी स्थापना करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो है कामकाजी महिलाएं हैं, अब कामकाजी महिला दूसरे जगह पे हैं, अन्य राज्यों में है, अन्य जिलों में, मतलब अन्य जिलों में है, तो इन जिलों में रहने के कारण कुछ आउटर एरिया, तो वहां पे उनके लिए छात्रावास की योजना भी कही गई है। साथ ही साथ जो प्रवासी बिहारी हैं जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और देश के कई शहरों में हेल्प सेंटर की स्थापना भी की जाएगी ताकि बिहार के लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो चीजें मिल सके। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी यहां पे की जाएगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। और बिहार में 108 नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। कैंसर रोगियों के लिए विशेष केयर सेंटर जो है यह बनाए जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो कैंसर रोगियों के लिए क्या किया जाएगा, तो विशेष कैंसर सेंटर जो है इसको बनाया जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की शुरुआत हो रही है और कैंसर रोगियों के लिए एक विशेष केयर सेंटर, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कहां पे, तो हमारे बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। बीपीएससी प्रीलिम्स में यहां से फैक्चुअल इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके समक्ष एग्जाम में बन जाते हैं। साथ ही साथ जो है ज्यादा पिछड़े स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप दर को दोगुना किया जाएगा। जो अत्यंत पिछड़ा स्टूडेंट है, जो ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उसको स्कॉलरशिप को दोगुना किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर ढंग से कर सके। साथ ही साथ जो है एससी एसटी और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को प्रोत्साहन राशि को भी दोगुना किया जाएगा, डबल किया जाएगा उनके प्रोत्साहन राशि को। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सुविधा में महिला कंडक्टर, महिला ड्राइवर, सब कोई महिलाएं होंगी और इसमें जो है ड्राइवर कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी और महिला पर्यटक गाइड की नियुक्ति भी साथ ही साथ की जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है। महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए मदद की राशि भी मुहैया कराई जाएगी। छठ पूजा के लिए होम स्टे की सुविधा के लिए सरकार करेगी, ठीक है, होम स्टे के लिए करेगी। इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। अगले 3 महीने में फ्लाइट सर्विस जो है यहां से शुरू हो जाएगी। राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनवाए जाएंगे और कुल 8 एयरपोर्ट जो है यहां पे बनेंगे। साथ ही साथ महिला सिपाहियों को सरकार किराए पर आवास
लेकर के थाने के आसपास रहेगी और 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना तक पहुंचने का टारगेट जो है यह रखा गया है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यह थी हमारी बजट की कुछ खास मुहिम जो मैंने आपके समक्ष रखी, आपके समक्ष डिटेल के साथ, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है। इसके अलावा यह क्लास की सुंदर सी पीडीएफ है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, दिस इज द स्कैनर, इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, टेलीग्राम पे सीधा जाइए और टेलीग्राम पे जाने के बाद सीधा आप क्या कीजिएगा, तो टेलीग्राम पे जाने के बाद सीधा बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले, सीधा सीधा बिना स्पेस दिए क्या कीजिएगा, तो बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा। तो बीपीएससी कंटेंट वाले बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा और फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप आप सबके समक्ष आ जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास की पीडीएफ जो है ये आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पे जो है आपके क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहता हो, अपनी तैयारी को और ज्यादा सुदृढ़ मजबूत, और इतने सारे अपकमिंग आपके वैकेंसी जाने वाली है, बजट आ रखा है और बीपीएससी की तैयारी में प्रबल करना चाहता हो और अपनी तैयारी पे 4 चांद लगाना चाहता हो, तो हमारा स्टडी आईक्यू का बैच है। इस बैच को लेने के लिए आपको सीधा सीधा स्टडी आईक्यू गूगल पे सर्च कीजिएगा। गूगल पे सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट को ओपन अप कीजिएगा। वेबसाइट को ओपन अप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आएगा। इसमें आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आइएगा तो यहां पे आपके समक्ष आ जाएगा स्टेट पीसीएस लाइव। स्टेट पीसीएस लाइव आते ही आप नीचे बढ़िएगा तो यहां पे आपको बिहार पीएससी का फाउंडेशन बैच है जिसका नाम है निश्चय। जिस बैच का नाम हमने निश्चय रखा है, मतलब कि हमने निश्चय कर लिया है कि आने वाली परीक्षा को हमें क्लियर करना। और निश्चय 8.0 हमने इससे पहले 7 सफल बैच लॉन्च कर चुके हैं निश्चय के। निश्चय 8.0 बैच है। इस बैच की खास बात पहले मैं आपको बताता हूं, इसको सुन लीजिए। प्राइसिंग मैं आपको कम करवा दूंगा, कैसे कम करवाऊंगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस बैच की खास बात सुन लीजिए। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, तो इस बैच में हम अगर बात करते हैं तो लाइव क्लासेस आपको मिल जाते हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ यहां पे 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिल जाता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल जाता है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, 2 साल की वैलिडिटी, कंप्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, सब कुछ मिल जाता है। प्राइस इसका 4,999 है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। जब आपके अपने आदित्य सर आपके साथ है तो काहे की चिंता। यहां पे टाइप कीजिएगा आदि लाइव, ADI, आदित्य मेरा नाम है तो आदि लाइव, आदि लाइव टाइप कीजिएगा। देखिए कोर्स कितना का हो गया, तो 11,999। तो आदि लाइव कोर्स, आदि लाइव कोड जो है, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने का क्या फायदा होगा कि इस कोड का इस्तेमाल करने का एक कतई मतलब नहीं कि आपसे मेरी क्लास कर पाइएगा। मेरी क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टी है सारे के सारे क्लास आप बीपीएससी के सेगमेंट में कर पाइएगा। और जो आप बैच लीजिएगा उसके सारे के सारे बच्चे आप टीचर जो है आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं, इट मींस कि आप मेरे अंतर्गत यानी कि मेरे गाइडेंस में मैं आपको स्पेशल गाइडेंस प्रदान करूंगा और आप फिर उसके बाद इस कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी बच्चों को बताते चले, इसके बाद बाय नाउ में जाइएगा। बाय नाउ में जाने के बाद सीधा सा है प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा और प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आप जो है इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो बिहार पीएससी का जो कोर्स है, इस कोर्स में जब आप आ जाइएगा तो आने के बाद मतलब समझिए कि आप अपनी टेंशन को भूल जाइएगा। आपको हम मिलजुल करके जबरदस्त तरीके से आप आइएगा इसमें एस्पिरेंट बन करके, और आपको हम जब इस कोर्स से निकलिएगा तो आप अधिकारी बन के निकलिएगा। ये हमारा वादा है, ये स्टडी आईक्यू का वादा है आप सभी लोगों से। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए, तो होमवर्क में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बिहार में बजट जो है या स्टेट बजट या बजट ही जिसको हम कहते हैं वो कौन से हमारे संविधान में आता है या उसको हम संविधान में किस नाम से जानते हैं। यह आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।